हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, है ना। तो बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 12 का सिलेबस, है ना। जिसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो आपके क्लास 12 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात होती है। सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कैपेसिटर हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, ठीक है, ऐसी करंट। तो इस तरीके से बेटा जो हम पूरी स्टडी करने वाले हैं वो किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अगर बारे में आप बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात करें बेटा अपन, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो हम बात करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो बेटा सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट अगर अपन बात करें फर्स्ट चैप्टर जो होगा बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड देन वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इन रेस्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज इन मोशन, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट चैप्टर होगा इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हमारा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड देन वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड और ईएमआई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। एंड देन इन सब का जो मिक्सचर होगा वो हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपका जो पूरा इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट जो आपका पूरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो पूरा का पूरा सब बिल्कुल सारा का सारा साथ में किस में आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो अभी जो हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम होता है बेटा अपना, जिसका जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाएंगे, जहां पर अपन चार्ज की स्टडी करेंगे, किसमें, मोशन के अंदर, ठीक है। जब चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तो उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। यानी कि सर देखो एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो यूनिट है ना, तो आपको नाम में ही दिख रहा होगा सबसे आगे इलेक्ट्रो मींस चार्ज। तो आप जो यहाँ पर फुल ऑफ स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, वो किसके बारे में स्टडी करेंगे, चार्ज के बारे में। अब चार्ज आपका तीन कंडीशन में हो सकता है। पहला पहला कौन सा कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी हो सकती है चार्ज की, तो सर पहली कंडीशन हो सकती है कि वो स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे कि व्हेन इट इज इन रेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो चार्ज जो होगा बेटा, वो चार्ज जो होगा वो तीन स्टेट में हो सकता है। पहला कौन सा हो सकता है बेटा, एक तो हो सकता है रेस्ट में, ठीक है, और दूसरा वो हो सकता है आपका यूनिफॉर्म मोशन में। या तो वो क्या करे, यूनिफॉर्म मोशन करे, ठीक है, या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन में वो रहेगा। ये तीन स्टेट होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब बेटा जब चार्ज रेस्ट में होता है तब उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलेंगे बेटा उसको अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हम चार्ज की स्टडी करेंगे इन रेस्ट, वो अब तब हमारा जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन जब अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो हम पढ़ेंगे बेटा क्या, करेंट। क्या पढ़ेंगे, करेंट और मैग्नेटिक फील्ड। ये दो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो बातें हम कहाँ पढ़ेंगे बेटा, जब चार्ज हमारा कहाँ होगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। और बेटा जब थर्ड कंडीशन आती है कौन सी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने देखा ही होगा कि जब कोई भी पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो क्या करता है बेटा, एक एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव क्यों नाम दिया बेटा इसको, क्योंकि
कोई भी एनर्जी अगर रिलीज होती है तो वो किस फॉर्मेट में आगे बढ़ती है, वेव के फॉर्मेट में। यानी कि आप ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर आप समझो तो आपको जो फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वो क्या है बेटा, चार्ज। तो आपको अगर मैं ओवरऑल समझाऊं तो कुल मिलाकर आपको किसके ऊपर चर्चा करनी है, चार्ज के ऊपर। अब चार्ज के ऊपर जो चर्चा होगी बेटा वो 3 कंडीशन में होगी। पहली कंडीशन कौन सी हो जाएगी हमारी, चार्ज जब काय में हो बेटा, रेस्ट में हो, दूसरा काय में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, और तीसरा काय में हो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो जब हमारा चार्ज क्या होगा बेटा, रेस्ट में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब हमारा चार्ज मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, तब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, करेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और जब मान लो कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब वो एक वेव प्रोड्यूस करेगा, एक एनर्जी रिलीज करेगा, तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे बात समझ में। तो ये आपका ओवरऑल 12 का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है ना। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, आपको एक पता चल गया होगा कि हमारा जो रास्ता है चलने का वो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बेटा अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बेटा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सर नाम में ही सब कुछ दिख रहा है। आप इस नाम को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रो का मतलब, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इन रेस्ट। मतलब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब जब बात आई है बेटा चार्ज की, किसकी बात आ रही है, चार्ज की। बार बार जो एक टर्म यूज हो रही है दैट इज चार्ज। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या टर्म यूज होगी बेटा, चार्ज। तो सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द चार्ज। तो हम अगर चार्ज के बारे में थोड़ा यहाँ पर पढ़े तो क्या होता है चार्ज, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स when placed in electromagnetic field is called electric charge। मतलब इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी मैटर हुआ तो उसकी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो, अगर उसको मान लो कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो क्या एक्सपीरियंस करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आपने पहले भी, इससे पहले आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो हमारा चार्ज होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। आपने बहुत बार सुना होगा न्यूट्रल चार्ज, बट न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता बेटा, इट इज द कंडीशन। क्या होता है बेटा, कंडीशन। न्यूट्रल करके कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर द प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल चार्ज। आगे बात समझ में। अब ये जो चार्ज के बारे में तो आपने समझ लिया होगा कि व्हाट इज द चार्ज। चार्ज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर उसको मान लो कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो क्या एक्सपीरियंस करे, फोर्स। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन ऑफ चार्ज, कोई चार्ज क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, किसी बॉडी पर चार्ज क्यों आता है। तो द कॉज ऑफ चार्ज क्या होगा बेटा, द कॉज ऑफ चार्ज होगा हमारा ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर मान लो हम किसी बॉडी पर चार्ज लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। या तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना पड़ेगा या वहां पर इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। तो जब अगर मान लो आप चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आने का रीजन है, द कॉज ऑफ चार्ज, द ओरिजिन ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक एटम, आप सभी जानते हो, ठीक है, आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ रखी होगी, है ना। तो मान लो हमारे पास में एक एटम है, ये मान लो कि उसका न्यूक्लियस है। अब इसमें कुछ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, है ना, कुछ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे और उसमें इक्वल अमाउंट में न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा,
रिवॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो कि हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आसपास में रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं उसके आसपास में। तो अभी ये बॉडी क्या पता है, इसके ऊपर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि इसके देखो एक प्रोटॉन के पास में कितना चार्ज होगा, व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो सर एक प्रोटॉन के पास में चार्ज होगा 1.6, पॉजिटिव में कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के पास में बेटा कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास में वो होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, दोनों के पास में इतना चार्ज होगा। तो जो बॉडी पर ओवरऑल चार्ज आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 0। अभी बॉडी क्या है बेटा, न्यूट्रल है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। तो अब क्या होगा, तो सर जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा मतलब आपने इतना चार्ज यहां से बाहर कर दिया। तो अभी जो न्यूट्रल होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे, तो हमारी बॉडी क्या थी बेटा, न्यूट्रल थी। क्या थी बेटा, न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो हमारा जो प्रोटॉन है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो बढ़ जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो मतलब एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो ओवरऑल बॉडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, अपनी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से बेटा हमारी बॉडी चार्ज होती है। हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है और उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, तो हमारी जो बॉडी है, जो एटम है, सॉरी एटम जो है, उसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी, जिससे हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि मान लो कि हमारे पास में एक और न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इसके पास में ये प्रोटॉन की संख्या मान लो ऐसे कुछ इस तरीके से है, और ये न्यूट्रॉन की संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अभी बॉडी पर जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या है बेटा, बराबर है, न्यूट्रल है अभी बॉडी। लेकिन अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन मैंने इसको प्रोवाइड करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बेटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारे पास में जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो किसी बॉडी को अगर अपन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रल बॉडी को या न्यूट्रल एटम को, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया है तो जो आपका एटम है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर आप मान लो कि आपने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यही रीजन होता है किसी बॉडी का चार्ज होने का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। व्हाट इज द, एक बार अपन फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द चार्ज, तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर when it is placed in electric and magnetic field it experience a force, ठीक है। मतलब अगर किसी मैटर को अगर अपन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या फील करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, फोर्स फील करे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और किसी भी बॉडी के जो चार्ज होने का रीजन है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक और सॉरी किसी भी बॉडी के चार्ज होने का जो रीजन है वो क्या हो गया बेटा, अपना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे भी रखा है मैंने स्लाइड में कि द कॉज ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बॉडी कैन बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी बॉडी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, ठीक है। एंड सिमिलरली कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर वो गेन करेगी तो वो क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ चार्ज। क्या यूनिट होगी चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो बेटा जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है। अगर हम बात करें चार्ज के यूनिट की तो ये द यूनिट होगी बेटा चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा बेटा, कूलम, ठीक है, कूलम, ठीक। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा वो होता है कैपिटल सी। ये जो हमारी यूनिट होती है चार्ज की, ये बेटा होती है MKS सिस्टम में। किसमें होती है, आप सभी जानते होंगे कि यूनिट हम 2 सिस्टम में पढ़ते हैं, 3 सिस्टम होते हैं बेसिकली, है ना। लेकिन हम अगर बात करें MKS और CGS की, है ना, तो MKS में जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो क्या होती है बेटा, कूलम। क्या होगी,
कुलाम। ठीक है, अगर मैं बात करूं डायमेंशन फॉर्मूला की, तो जो कुलाम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, एटी एम्पियर टाइम। क्योंकि आप सभी जानते हो कि करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपने 10th में इतना तो पढ़ रखा होगा, बेसिकली बेसिक तो आपको पता ही होगा कि I इज इक्वल्स होता है Q बाई टी। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, I इंटू टी। I जो होता है हमारा करंट होता है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, T भी हमारा क्या है, टाइम है, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो चार्ज हो जाएगा बेटा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टी। आ गई बात समझ में। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कुलाम का वो क्या होगा बेटा, 80 एम्पियर टाइम। ठीक है, अगर ये तो हो गया एमकेएस, बहुत बार आपको बहुत सारी बुक में दिया तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है बेटा अपना सेकेंड सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं सीजीएस। इसके अंदर भी हम चार्ज की दो यूनिट पढ़ते हैं, एक होता है अपना ईएसयू और एक होता है बेटा अपना ईएमयू। ये जो ESU होता है बेटा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ चार्ज। और एक होता है बेटा EMU, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बेटा ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट होती है। ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात कर रहे हो ना, ये यूनिट कौन सी होती है, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सर 1 कुलाम के अंदर कितने ESU होंगे, तो वो होंगे 3 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और अगर मैं बात करूं 1 कुलाम की EMU के अंदर, तो 1 कुलाम इज इक्वल होता है बेटा अपना 1/10 EMU। तो ये यूनिट भी आपको याद रखनी है। इसको बहुत बार स्टैटिक कुलाम भी बोला जाता है। ठीक है, स्टैटिक कुलाम बोला जाता है, तो ये भी आप इसको याद करना। ठीक है, याद रखना, यह स्टैंडर्ड कुलाम भी बोला जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कुलाम। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इसको बहुत बार क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड कुलाम भी। तो 1 स्टैंडर्ड कुलाम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना 1/3 इंटू 10⁻9 कुलाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात समझ में, तो ये जो यूनिट होती है ये आपको याद रखना है। चलो आगे हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारा जो चार्ज है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि चार्ज के पास में कोई डायरेक्शंस नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा बेटा लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत टाइप हो गया, लाइक नहीं बेटा, अनलाइक चार्जेस, है ना। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा ही होता है ना, अपोजिट अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट वालों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जो सेम वाले होंगे उनमें क्या होगा बेटा, जो सेम होंगे उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, दोनों सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों लाइक चार्जेस है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपल्शन करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो अपोजिट है तो ये आपस में क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन। आ गई बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। आजकल की लाइफ में आप नॉर्मल लाइफ में भी यही देखते होंगे, है ना, अपोजिट अपोजिट में एकदम से अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, वैसे आजकल सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सेम नेचर चार्ज पार्टिकल्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अपोजिट में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है बेटा, एलिमेंट्री अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो जो ई होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन के पास में कितना होता है, पॉजिटिव 1.6, और इलेक्ट्रॉन के पास में कितना होता है बेटा, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज का मतलब आप यहां से यही समझ सकते हो, एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट चार्ज एंड दैट इज ई। क्या होता है बेटा, ई, है ना, जिस
की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो उसके पास में इतना होगा, प्रोटॉन तो उसके पास में पॉजिटिव में इतना होगा। ये इलेक्ट्रॉन है तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके पास में नेगेटिव होगा, और अगर मान लो आपका प्रोटॉन है तो उसके पास में पॉजिटिव होगा। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। अब वो एलिमेंट्री चार्ज प्रोटॉन वाले में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन वाले में नेगेटिव है, यानी कि जो आपके एलिमेंट्री वैल्यू है, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की, वो चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव की बात करो, ये प्रोटॉन पे बात करो या इलेक्ट्रॉन पे बात करो, वो कितना होगा, हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो जो E की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻, इससे छोटा कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है ना। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा, द इलेक्ट्रिक चार्ज is additive in nature. The net electric charge on a body is equals to algebraic sum of the electric charge distributed on the different parts of the body. For example, we having a body. Let's we having a body and there is a different parts, and on the different parts we having a different charge like Q1, Q2, है ना, Q3, Q4, Q5 लाइक दैट एंड Qn। ठीक है, हमारे पास में बॉडी जिसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चार्जेस है। तो अगर मैं ओवरऑल चार्ज की बात करूं, द चार्ज ऑन द फुल बॉडी Q नेट की अगर मैं बात करूं, तो वो जो Q नेट होगा बेटा, Q टोटल होगा, वो किसके बराबर होगा बेटा, एलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्जेस। जो आपके डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन सभी का एलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा बेटा, टोटल चार्ज के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ दैट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। और स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एलजेब्रिक सम करते हैं। तो अगर किसी बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको उसका टोटल चार्ज चाहिए, तो वो सभी के चार्जेस के सम के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे बढ़े, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो हमारा एलिमेंट्री चार्ज होगा उसकी कितनी वैल्यू होगी, इतनी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड बता रखा है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलती है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर डिफरेंट चार्जेस दे रखे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे डिफरेंट टाइप से, तो पूरी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्जेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड in an isolated system consisting of many charged bodies. ठीक है, charges may get redistributed, charges get redistributed, यार ये क्या हो रहा है, charges get redistributed but due to, एक मिनट, हाँ चलो, चार्ज इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज बॉडीज, चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू इंटरेक्शंस अमॉन्ग द बॉडीज बट टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मींस इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, हमारे पास से मान लो कि कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम मतलब जानते हो आप सभी, सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्जर्वेशन एरिया, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मान लो कि हमारे पास में कोई आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड सिस्टम बॉडी कोई लिया हमने, उसको हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया। अब उसके अंदर मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं हमने। अब हमने क्या करा कि आफ्टर सम चेंजेस ऑन द बॉडी, हमने चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको चेंज कर दिया। एक बॉडी पर जो पार्ट है बॉडी के, उन पे जो डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस कर रखे उनको हमने अलग अलग चेंज कर दिया। बट हमारा जो ओवरऑल चार्ज होना चाहिए पूरे सिस्टम के ऊपर, वो क्या होना चाहिए बेटा, कंजर्व। मैं किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि उस पे कॉन्सर्ट, आप अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आपस में आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन पूरे आइसोलेटेड सिस्टम पर जो टोटल चार्ज होगा
वो हमेशा आपका क्या होगा बेटा, कंजर्व होगा। यानी कि आपका जो आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज इनिशियल में होगा वही चार्ज आपका फाइनल भी होना चाहिए। यानी कि किसी भी सिस्टम के लिए आप चार्ज ना तो ऐड कर सकते हो और ना ही आप वहां से खत्म कर सकते हो। आगे बात समझ में, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल लेट्स बी हैविंग अ बॉडी, ठीक है, इस पर मान लो कि ये हमने चार्जेस दे रखे हैं 2 माइक्रोकुलाम एक पार्ट ए पर, ठीक है, दूसरा पार्ट बी है इस आइसोलेटेड सिस्टम का जिसमें हमने दे रखे 3 माइक्रोकुलाम और एक दे रखा है हमने -1 माइक्रोकुलाम, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ चेंजेस किए, सिस्टम वही है बेटा, सिस्टम हमारा वही है लेकिन हमने इसमें चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये हमने ए पर जो चार्ज था, ये हमने ए पर जो चार्ज था ए, ये हमारा हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। जो ए पर चार्ज था उसको मैंने चेंज करके 1 माइक्रोकुलाम कर दिया, ठीक है, और बी को मैंने कितना कर दिया बेटा, 2 माइक्रोकुलाम कर दिया। तो सी पर क्या होना चाहिए, सी पर क्या करना पड़ेगा, तो आपने जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो जितना चार्ज आपका यहाँ पर पहले था पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वही आपका इस सिस्टम में चेंजेस करने के बाद भी वही होना चाहिए। तो ये कितना हो रहा है बेटा, 3 और 2 5 4 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ भी आपका कितना होना चाहिए, 4, यानी कि आपका जो यहाँ चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा, 1 माइक्रोकुलाम के बराबर। इस तरीके से मैंने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप देख रहे होंगे कि जितना Q टोटल यहाँ है, जितना Q टोटल यहाँ है उतना ही Q टोटल यहाँ भी होना चाहिए, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जितना आपका इनिशियल है उतना ही आपका फाइनल भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा आपका 1 2 3 और 1 4 माइक्रोकुलाम यहाँ भी आना चाहिए बेटा, और यहाँ कितना आना चाहिए आपका 2 और 3 5 -1 4 माइक्रोकुलाम। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या होता है इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में आप चाहे चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो लेकिन जो सिस्टम का टोटल चार्ज है Q टोटल वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। जितना इनिशियली Q टोटल होगा उस सिस्टम के लिए उतना ही फाइनल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी सारा प्रॉपर्टी आपको दे रखा है, एक बार इसको रीड कर लेना। चार्ज इज कंजर्व्ड इन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी चार्ज बॉडीज, charge may get redistributed due to interaction among the bodies but total charge is always conserved, ठीक है। it is not possible to create or destroy, it is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system, although the charges carrying particles may be created or destroyed in the process, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं जो भी क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज Q है वो ±NE के बराबर होगा। क्या होगा बेटा, कोई भी चार्ज जो भी चार्ज आपका एग्जिस्ट कर रहा है इस यूनिवर्स में वो चार्ज किसके बराबर होगा बेटा, ±NE के बराबर। क्वांटाइजेशन ऑफ, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर ये कैसे, ये बताओ, ये Q इज इक्वल्स टू ±NE ही क्यों लिखा आपने। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो चार्ज डेवलप होता है किसी बॉडी के ऊपर, है ना, ये मान लो कि न्यूक्लियस दे रखा है अपने को, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज अगर डेवलप होता है तो मान लो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो n दे रखे हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं वो Ne दे रखे हैं, मतलब लगभग अभी बॉडी पूरी न्यूट्रल है। अब मान लो कि मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो जो हमारे टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, अगर हमारे टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो Np होगा, है ना, Np, मतलब हमारा जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा कितना हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा हमारा
ई इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन के पास में मान लो ई के बराबर चार्ज है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं तो इतना चार्ज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं टोटल इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, तो सर अब हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो अब हमारे पास में हो जाएगा n-1 इंटू ई, इतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा हमारे पास में, है ना। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं टोटल चार्ज की, तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे, है ना, टोटल अगर अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, एक काम करते हैं यहाँ पर अपन इसको एन पी ही लिख देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी एन ही लिख देते हैं बस ये, ठीक है। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो हमारा जो क्यू टोटल होगा वो कितना होगा बेटा, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज को अगर अपन ऐड करेंगे तो देखो ये हमारा यहाँ से एन ई माइनस ई, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा एन ई। तो यहाँ से हमारा टोटल ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर हम दोनों, अब ये हमारा नेगेटिव चार्ज होगा और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन ई माइनस माइनस प्लस ऑफ ई, और यहाँ से हो जाएगा ये अपना प्लस ऑफ एन ई, ये एन ई से एन ई कैंसिल, तो हमारा जो टोटल चार्ज आएगा बॉडी के ऊपर वो किसके बराबर आएगा बेटा, ई के बराबर। वैसे ही अगर मान लो कि मैं दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज तो एन ई के बराबर होगा एन, और टोटल ये कितना हो जाएगा बेटा, ये इतना हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमारा जो क्यू टोटल आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, 2e के बराबर। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 3e। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो 4e। ऐसे अगर मान लो कि मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n रिमूव करे तो मेरे पास में टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कितना आ जाएगा, ne। सेम अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहा हूं, तो टोटल प्रोटॉन तो ये रहेंगे, तो इतना पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये आपका एक एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो चार्ज डेवलप होता है बॉडी के ऊपर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एंड टू गेन बाय द गेन द इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, प्लस माइनस एन ई के बराबर। और आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन पूरा जाए, अगर रिमूव होगा तो पूरा रिमूव होगा और गेन होगा तो पूरा गेन होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि चलो आधा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं आधा हमारे पास में रख लेते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन का रिमूव और गेन होगा वो इंटीजर्स में होगा, तो आपका जो चार्ज डेवलप होगा बॉडी पर वो भी क्या होगा, इंटीजर्स नंबर्स में होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि यहाँ पर जो हमारा एन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, दैट्स व्हाई हमारा यहाँ जो एन होना चाहिए वो होना चाहिए इंटीजर्स नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर्स नंबर। आगे बात समझ में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ऐसा बोला जाता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है Q वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज द कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बेटा ये आपको याद रखना है, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल चार्ज या फिर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे बात समझ में सभी को। तो ये आपकी सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्लास 12 बोर्ड में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से आना भी चाहिए। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस कर ले इस पर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। चलो पहला क्वेश्चन मैं अगर आपको बताऊं, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से फटाफट। ये यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिख रखा है कि हाँ ये देखो Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, वेयर एन इज द इंटीजर्स नंबर होने चाहिए। एन क्या होना चाहिए बेटा, इंटीजर्स होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, कोई वो होना नहीं चाहिए आपका, फ्रैक्शंस नंबर्स नहीं होने चाहिए। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, हाँ ये सब अपन ने पढ़ रखा है। हाँ चलो थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको दे रखा है स्पेसिफिक चार्ज। क्या दे रखा है बेटा, स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग, इट इज ओनली द रेशियो ऑफ चार्ज टू its mass, that is called specific charge. The ratio of charge to its mass, that is called specific charge, Q by m, है ना। क्या होगा हमारा स्पेसिफिक चार्ज, क्या हो जाएगा बेटा हमारा
स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाता है हमारा, Q बाई एम। स्पेसिफिक चार्ज जो हमारा होगा वो क्या होगा बेटा, Q बाई एम, यानी कि कूलम्ब पर केजी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की कि व्हाट इज द स्पेसिफिक, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाए कि व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या आंसर करोगे आप। मान लो कि क्वेश्चन आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज, व्हाट इज, अरे यार ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज, what is the specific charge of electron। तो फिर क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है। स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या होता है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स मास, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होता है, ठीक है 19 कूलम। और इसका जो मास होता है बेटा वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये इसका इतना मास होता है। तो बस आप ये निकाल लो, तो ये जो भी आंसर आएगा हमारा, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा दैट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज कोई अलग से चार्ज नहीं, स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड इट्स मास। जो चार्ज लिया है हमने, जो भी चार्ज ले रहे हैं अपन, कोई भी बॉडी का चार्ज ले रहे हैं, है ना, तो उसका जो मास है उसका और चार्ज का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। ये बेटा बहुत बुक में इसको इक्विवेलेंट क्या आता है मास से, किससे क्या आता है मास, लेकिन मास हो गया, लाइट हो गई, स्पीड ऑफ लाइट, ये सारी चीजें अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो ये सब सॉरी स्पीड ऑफ लाइट नहीं, मास की बात अगर अपन करें तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो जैसे कि आपका जो मास होता है बेटा, मास और एक दो क्वांटिटीज और है, तो ये सभी क्वांटिटीज वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लो कि कोई पार्टिकल जिसका मास m दे रखा, इनिशियल मास, ठीक है, आप इसको किसी वेलोसिटी v से अगर भगा दो तो इसका मास चेंज होता है, हाँ होता है। आपको ये सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सही बात है। जो मास होता है बेटा, अगर उसको अपन एक हाई स्पीड से चलाते हैं तो वो चेंज होता है, इट इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसे, तो वो चेंज कुछ इस तरीके से होता है, जो टोटल मास होता है उसका आपका m नॉट बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इतना चेंज हो जाता है बेटा। इस फॉर्मूले से उसका अपन चेंजेस देख सकते हैं। तो जिस तरीके से बेटा हमारा मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। यानी कि अगर मान लो आप किसी चार्ज पार्टिकल को कितने भी स्पीड से भगाओ, चाहे उसकी स्पीड कम करो, ज्यादा करो, कैसे भी चेंज करो, तो उस स्पीड, उस वेलोसिटी की वजह से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वांटिटीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मास, मास को अगर आप अलग अलग स्पीड से अगर भगाओगे, आप मास को हाई स्पीड से, और देखो आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हमारा मास चेंज हुआ है स्पीड में चलने से, आप तो बेटा हम नॉर्मल फिजिक्स में अगर देखिए, मैकेनिक्स में अगर देखा जाए तो वहां पर इतना हमें दिखता नहीं है। लेकिन थोड़ा क्वांटम फिजिक्स में जाए, स्मॉल पार्टिकल्स के पास अगर जाए, तो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा वो हाईली स्पीड से आते हैं। आप देखो फॉर्मूले में आपको ये दिख रहा होगा v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी कि आपकी वेलोसिटी लगभग कंपैरिजन में होनी चाहिए, किससे, स्पीड ऑफ लाइट के। तो जब आप हाई स्पीड पे रहते हो तब आपको ये फील होता है, नॉर्मल लाइफ में आपको ये फील नहीं होगा। तो जैसे मास डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर, वैसे कभी भी चार्ज डिपेंड नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, यानी कि आप चार्ज पार्टिकल को कितनी भी स्पीड से भगाओ, ये मान लो किसी के पास चार्ज क्यू है, आप इसको चाहे स्पीड ऑफ लाइट के आसपास लेकर चले जाओ, चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो जो स्पीड, जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज जो होता है हमारा बेटा, चार्ज डज नॉट डिपेंड, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी बट मास इज डिपेंड। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल होगा वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मास करेगा। सर आप मास को इतना क्यों बार बार बोल रहे हो बेटा, जब आप आगे चैप्टर में जाओगे वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे, वहां आपको ये काम आएगा। ठीक है, वहां जब आप क्यू बाई एक जगह में आपको क्यू बाई एम का रेशियो बताऊंगा,
तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि मास डज नॉट डिपेंड ऑन चार्जेस, सॉरी, मास इज डिपेंडेंट, चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है बेटा, आप इसको एक बार ट्राई करो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी, अरे यार ये बार बार क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे 1 कूलम चार्ज में। पॉज करो इसको, थोड़ा ट्राई करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सर हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन कि कोई भी चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, प्लस माइनस एन के बराबर होगा। तो अगर आपने 1 कूलम चार्ज दे रखा है तो वो भी किसके बराबर होगा, एन इंटू ई के बराबर होगा। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो आप क्या करो, इस ई को इधर लेकर आ जाओ, तो आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो एन इज इक्वल हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18, इतने नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आ गई बात समझ में। तो ये आपको याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आगे। चलो हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको टाइप नहीं किया है लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। चलो Q इज इक्वल्स टू क्या, 4 इंटू 10⁻18 कूलम। ठीक है, वी हैविंग अ चार्ज Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। देन फर्स्ट ऑप्शन, then first option, it can be exist, it can does not exist, may be exist, may not be exist। first question, second, नहीं यार क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाते हैं। It is possible, second, it is not possible, third, it may possible,
बताओ कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट आएगा। पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है, वी हैविंग अ चार्ज q इज इक्वल्स टू 4 into 10 to the power minus 18 कूलम। इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको नन ऑफ दिस। तो आप इसको पॉज करके इसका आंसर बताओ कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो देखो जो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, आपको चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 18 कूलम, ये आपको चार्ज दे रखा है ना। तो आपको पता है कि क्वांटाइजेशन बोलता है कि कोई भी चार्ज होना चाहिए वो ई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अगर आप इस चार्ज को ई से डिवाइड करो तो जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए वो इंटीजर्स आने चाहिए। तो एक बार चेक कर लो डिवाइड करके। तो अगर मैं 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 18 कूलम को डिवाइड करूंगा 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 19 कूलम से, तो क्या मुझे इंटीजर मिल जाएगा। ट्राई करो जल्दी से। तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा 40 है ना, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1.6। करो डिवाइड इसको। आई थिंक ये आना चाहिए। ठीक है, तो 25 आ रहा है यहाँ पे। कितना आ रहा है बेटा 25 n। तो इट इज इंटीजर, तो इट इज पॉसिबल है ना। एक बार और इसको कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक सही करा है ना मैंने। हाँ 14 8 सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है बेटा, इंटीजर नंबर मिल रहा है। तो अगर इंटीजर नंबर मिल रहा है मतलब इट इज पॉसिबल, तो आंसर आएगा इसका इट इज पॉसिबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो ये हमारा क्वेश्चन। अच्छा मेथड ऑफ चार्जिंग दे रखी है आपको। क्या दे रखा है बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है,